अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम फिस्कल पॉलिसी का रोल स्टडी करेंगे कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी हम इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है वो अटेन करते हैं। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मीन के इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल विदाउट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, यानी अफराते ज़र और तफरीते ज़र के बिना, ठीक है, किस तरह से हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ मूव करते हैं इन दोनों इकोनॉमिक डिजीज़ को कंट्रोल करते हुए। सो वी नो दैट वी हैव टू बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स इन द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के दो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं, एक टैक्सेस और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने इनको बड़ी डिटेल में जो है वो स्टडी किया है। अब हम सिर्फ इनका रोल जो है वो स्टडी करेंगे कि किस तरह से नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन को या फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी जो है इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये अपना रोल प्ले करते हैं। सो वी विल डिस्कस दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स इन डिफरेंट कंडीशन। हम केन्जियन क्रॉस जो है, केन्जियन क्रॉस को यूटिलाइज करते हुए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो इनकी देंगे। फर्स्ट वी नो दैट केन्जियन क्रॉस अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज़। अब वो थ्री पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, दैट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कुड बी आफ्टर द इक्विलिब्रियम लेवल, यानी ऐसा हो सकता है कि जो इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इक्वालिटी से जो आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया है, दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी YE इज़ नॉट इक्वल टू YF। ऐसा हो सकता है कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लाई करती हो, या फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो लाई करता हो, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से हासिल हुई है, ये इक्विलिब्रियम आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो, यानी ये फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो पहले हो और इक्विलिब्रियम जो है जो इन दोनों की इक्वालिटी से हासिल हुआ ये इसके बाद लाई करता हो। और थर्ड कंडीशन जो है दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड बी इक्वल टू equilibrium level of employment. So that condition is not a normal condition according to Professor Keynes. ये कंडीशन एक्सीडेंशियल हो सकती है, ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नॉर्मली इकोनॉमी के अंदर जो कंडीशन पाई जाती है वो ये है, यानी जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पाया जाता है, यानी इकोनॉमी के अंदर नॉर्मली अ सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है, और ये लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। जो मौसर तलब है उसके कम होने की वजह से इकोनॉमी के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पर पाया जाता है, और इस कंडीशन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। सो जब एक नॉर्मल कंडीशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स ये है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अपनी इकोनॉमी को बाय यूजिंग दीज टू इंस्ट्रूमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। अब देखते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट करते हैं। सो फर्स्ट वी टेक द कंडीशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, जिसको तफरीते रखना कहा जाता है, यानी इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम है दैट इज़ बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर जो तवाज़नी रोज़गार की सतह है दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज़ बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। सो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, वी हैव एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड कर्व। सो दैट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट and that is the level of employment, that is Y1.
सो इकोनॉमी के अंदर OY1 जो है वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अब इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर इकोनॉमी जो है, अगर हम ये सपोज करें कि इकोनॉमी के अंदर जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है दैट इज़ YF, ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट मुकम्मल रोज़गार की सतह है। लेकिन इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ Y1, इट मीन्स देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एंड दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फ्रॉम Y1 टू YF। ये आपके पास इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए आपको एग्रीगेट डिमांड जो है उसको इंक्रीज़ करना होगा, ताकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इस पॉइंट पर E2 पॉइंट पर एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करे। अब एग्रीगेट डिमांड को अपवर्ड शिफ्ट करने के लिए कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है? वी नो दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। ये इसके 3 डिटर्मिनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। अब हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करते हैं। वी हैव टैक्स, सेकेंड वन इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर यहाँ पे हम अपना एक थर्ड इंस्ट्रूमेंट ऐड करें दैट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट्स। वैसे तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का ही कंपोनेंट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी, लेकिन क्योंकि ये कंजम्पशन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, इसलिए हम इसको सेपरेट भी स्टडी करेंगे। सो अगर हम इस कंडीशन में देखें दैट वी हैव अ डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, सो इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट शुड हैव टू यूज़ ईजी फिस्कल पॉलिसी। अब इजी फिस्कल पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है कि टैक्सेस रिड्यूस कर देने चाहिए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ कर देने चाहिए। ये है इजी फिस्कल पॉलिसी। अब इजी फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहले हम टैक्सेस को देखते हैं कि व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्सेस, तो टैक्स रेट कम कर देने से सबसे पहला इम्पैक्ट जो आता है वो डिस्पोजेबल इनकम पर आता है। तो डिस्पोजेबल इनकम दैट इज़ Y माइनस T, ये क्या हो जाए, टैक्स के कम हो जाने से इसके साथ क्या होगा, दैट विल इंक्रीज़। तो आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो इनकम के 2 कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग। तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ करेगी और सेविंग भी इंक्रीज़ करेगी। जब कंजम्पशन इंक्रीज़ करेगी तो इट मीन्स कि डिमांड फॉर फाइनल गुड जो है वो इंक्रीज़ होगी। जब डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज़ होंगी तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। प्राइसेस आर इक्वल टू एवरेज रेवेन्यूज़ एंड रेवेन्यूज़ आर इक्वल टू प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट्स को देखते हुए इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। सो विद द राइज इन द प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है, और इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि जब इकोनॉमी में इंक्रीज़ होती है तो एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से हम विद दिस कनेक्शन, विद दिस कॉन्टीन्यूड रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ मूव कर जाते हैं अगर कंजम्पशन पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो टैक्सेस का। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि इनकम के साथ साथ सेविंग्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। सो सेविंग्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और केन्स के अकॉर्डिंगली भी नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की जो सेकंड फॉर्म है दैट इज़ सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो जब सेविंग में इजाफा होता है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। अब सेविंग में इजाफे से इन्वेस्टमेंट में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ होता है या लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ होता है, ये एक सेपरेट डिस्कशन है, बट द फैक्ट एग्जिस्ट कि सेविंग के इंक्रीज़ करने से इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ करती है। सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो जनरेट होगा इकोनॉमी में, और इकोनॉमी बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर मूव कर जाएगी। सो इस तरह से आप देखें कि टैक्सेस को कम कर देने से कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हुई, ठीक है, कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज़ हुआ और इन्वेस्टमेंट लेवल भी इंक्रीज़ हो गया। लेकिन ये इंक्रीज़ जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में हुआ है दैट इंक्रीज़ बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है।
सेकेंडली, अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को देखें तो अकॉर्डिंग टू द ईजी फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ होने चाहिए। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ होने से होगा क्या? जब हुकूमत अखराजात करती है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट इज़ इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी। सो गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट करती है तो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो जनरेट होता है। जब एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट होगा, इनकम इंक्रीज़ होंगी, तो इकोनॉमी के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे और बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट से फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ इकोनॉमी मूव कर जाएगी। इस तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ करने से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। सो इस तरह से आप देखें विद द हेल्प ऑफ ईजी फिजिकल पॉलिसी तीनों जो वेरिएबल्स हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के, वो इंक्रीज़ करें। तो जब तीनों डिटर्मिनेंट इंक्रीज़ करें तो इस तरह से इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ट्रांसफ़र पेमेंट्स को देखें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है ट्रांसफ़र पेमेंट्स दो तरह की होती हैं। एक प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं, जैसे आपको कोई गिफ्ट मिलता है अपने रिलेटिव्स की तरफ से, या आपको वैसे कोई ईदी मिलती है, या किसी भी किस्म का कोई ऐसा अमाउंट जो आपको रिसीव होती है प्राइवेट लेवल पर। ठीक है, तो वो प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। लेकिन अगर कोई पेमेंट आपको, कोई इंतकाली अदायगी गवर्नमेंट की साइड से मिलती है तो दैट ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ इंक्लूडेड इन द फिजिकल एक्सपेंडिचर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है, या गवर्नमेंट जो है वो चैरिटी करती है, पेंशन्स पे करती है, एट्सेट्रा। ठीक है, सो ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स अगर गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर देती है तो दैट ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्रीज़ योर डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, ये आपकी इनकम में ऐड हो जाती हैं। तो जब जैसे ही आपकी इनकम में ऐड होंगी, इनकम इंक्रीज़ होगी। जब इनकम इंक्रीज़ होगी सो यू हैव द सेम रिलेशनशिप। सो एट द एंड कलेक्टिवली होगा क्या कि विद द इंक्रीज़ इन द ट्रांसफ़र पेमेंट्स और ऑन द होल जब गवर्नमेंट ईजी फिजिकल पॉलिसी यूज़ करती है तो इस कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर और क्लैरिफाई कर लें कि यहाँ पे जो हम इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड चेंज शो करें एग्रीगेट डिमांड में, ये सारे के सारे शिफ्ट फैक्टर हैं, शिफ्ट फैक्टर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर आपको प्रीवियसली याद हो एग्रीगेट डिमांड का कर्व, तो एग्रीगेट डिमांड का रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे होते हैं प्राइसेस के साथ, जो जनरल हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। तो अगर तो प्राइस चेंज में या डायरेक्ट एग्रीगेट के लॉ जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है एग्रीगेट डिमांड की, अगर उसमें किसी एक फैक्टर में कोई चेंज आता है तो उससे उसकी स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर जो चेंज आ रहा है दैट चेंज क्रिएट्स अ शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स, यानी बिकॉज ऑफ ईजी फिजिकल पॉलिसी, द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी शिफ्ट्स अपवर्ड। इस तरह से इकोनॉमी जो है वो ई पॉइंट से E2 पॉइंट पर मूव कर जाएगी, यानी इकोनॉमी बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ मूव कर जाएगी। सो दैट इज़ द रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। विद द हेल्प ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इकोनॉमी के अंदर जो एक अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद थी उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं और इकोनॉमी को इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। अब ये क्या, ये पॉइंट जो पॉइंट ई है दैट इज़ अनस्टेबल पॉइंट। किस तरह से, अगर आप यहाँ पर देखें इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट पर, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। अगर आप इस E2 पॉइंट पर देखें या YF पॉइंट पर देखें तो यहाँ देखें सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है। इट मीन्स दैट देयर इज़ डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि इकोनॉमी में तो अभी इक्विलिब्रियम E पॉइंट पर है। तो इस कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है हमने। सो बाय यूजिंग द इजी फिजिकल पॉलिसी वो इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से हमने जो टारगेट था फुल एम्प्लॉयमेंट का वो अचीव कर लिया। अब देखते हैं कि किस तरह से फिस्कल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इन्फ्लेशनरी गैप में
अपना रोल प्ले करते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या है कि अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता हो, यानी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से डिटर्मिन होता है वो बाद में एग्जिस्ट करता है फुल एम्प्लॉयमेंट के, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पहले आएगा और जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट एग्जिस्ट्स आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली शो करें, सो दैट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड दैट इज एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब जो जनरल इक्विलिब्रियम है अकॉर्डिंग टू द केन्जियन क्रॉस दैट इज डिटर्मिन्ड बाय एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई दैट एग्जिस्ट एट पॉइंट ई, जहाँ पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम ये सपोज करें कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करता है, यानी जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से पहले कहीं एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर E2 पॉइंट पर आप देखें कि एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इकोनॉमी में हमने हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करना है। सो अब यहाँ पर अगर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करना है तो हमें अपना एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है उसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा AD/ पर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, AD1, AD2 और AD स्टैरिक और AD/, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। सो दैट इज़ द टारगेट कि हमने अपने एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना है। अब एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने के लिए देखते हैं कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। सो वी हैव एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C + I + G, द जनरल इक्वेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई कर लें कि हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को ही क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ऊपर शिफ्ट कर लें, यानी अगर हम बजाय इसके कि एग्रीगेट डिमांड को जो है वो नीचे शिफ्ट करें, हम एग्रीगेट सप्लाई को भी पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स जो डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होता है दैट डिसइक्विलिब्रियम इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, जो इफेक्टिव डिमांड की कमी या उसकी ज़्यादती की वजह से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम यहाँ पर सिर्फ एग्रीगेट डिमांड कर्व को डील करते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C + I + G। अब यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी जो है वो स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी अपना रोल प्ले करेगी। अब किस तरह से स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी क्या है, जो अभी हमने इजी फिस्कल पॉलिसी पढ़ी उसके कन्वर्स। ठीक है, वहाँ पर हमने टैक्सेस जो हैं वो कम किए थे, यहाँ पर हम अपनी टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस करेंगे। दैट इज़ स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी। अब इसको दोनों को अलग अलग देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट इन दैट कंडीशन टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देती है, सो यू हैव YD इज इक्वल टू Y - T। टैक्स इंक्रीज़ करने से डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो इनकम के कम होने से कंजम्पशन और सेविंग्स कम हो जाएंगी। कंजम्पशन कम हुई, डिमांड फॉर गुड कम हुई, डिमांड की वजह से प्राइसेस कम हुई, प्राइसेस की वजह से प्रॉफिट्स कम हुए, इन्वेस्टमेंट कम हुई। सेम जो आपने अभी डिफ्लेशनरी गैप में पढ़ा उसके कन्वर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सारे वेरिएबल्स मूव करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट कम हुई तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जब सेविंग कम हुई तो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सो इन दैट कंडीशन इकोनॉमी जो है वो आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट से मूव कर जाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट पर।
ठीक है। यानी वो जो एक कंपटीशन यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स के दरमियान चल रहा था ज़्यादा डिमांड से फ़ायदा उठाने के लिए, कि वो ज़्यादा वेजेस पे करके लोगों को काम पर रखने के लिए तैयार थी, ठीक है। अब यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर जहाँ पर तमाम लोग जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल चुका है, ठीक है, और वो काम कर रहे हैं। तो जब देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ नहीं हो सकता। ये एक किस्म का एक कंपटीशन है कि लेबर को एक इंडस्ट्री से निकाल कर हायर वेजेस पे करके सेकंड इंडस्ट्री जो है उसमें मूव करना। तो इस चक्कर में जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है लेबर की, तो वेजेस इंक्रीज़ हो जाती हैं जो इन्फ्लेशनरी गैप को क्रिएट करती हैं। सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन टैक्सेस, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी ये वो कंपटीशन जो चल रहा है एम्प्लॉयमेंट का, वो रिड्यूस हो जाएगा और इकोनॉमी जो है वो वापस नॉर्मल कंडीशन की तरफ आ जाएगी, स्टेबलाइजेशन की तरफ आ जाएगी। इसी तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स अगर गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, ठीक है, और इकोनॉमी वापस फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करेगी। इसी तरह से अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स के अलावा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, तो इस कंडीशन में जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम हो रहे हैं, मींस गवर्नमेंट अब ट्रांसफ़र पेमेंट्स कम देगी। यानी पहले ही ओवर एम्प्लॉयमेंट है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं देगी, ठीक है। कोई पेंशन, कोई स्टिपेंड, इस तरह की कोई चीज़, कोई बोनस वगैरह गवर्नमेंट किसी वर्कर को नहीं देगी, किसी इंडस्ट्री को नहीं देगी, ताकि लोगों के पास जो इनकम लेवल है वो कम हो जाए। सो ट्रांसफ़र पेमेंट्स जब नहीं मिल रही तो ये आपकी इनकम से माइनस हो जाएंगी। इस कंडीशन में इनकम कम हो जाएगी और इनकम के कम होने से एट द एंड फाइनली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी। सो आपने देखा कि किस तरह से स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट जो है वो बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को, यानी इन्फ्लेशनरी गैप को चेक आउट करती है। और बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर्स जो कंजम्पशन है वो भी फॉल करेगी, इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी प्राइवेट सेक्टर पर भी, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ कलेक्टिव फॉल ऑफ दीज डिटर्मिनेंट्स देयर विल बी अ नेगेटिव शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर जो है इस तरह से नीचे शिफ्ट हो जाएगा और इकोनॉमी जो है वो E1 पॉइंट पर आएगी, यानी आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। और ये जो एक एक्सेस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई थी इकोनॉमी के अंदर, जो ये इन्फ्लेशनरी गैप था, ये रिड्यूस हो जाएगा। सो दीज आर द वेरिएबल रोल, ठीक है, दिस इज़ द रोल ऑफ वेरिएबल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी और द रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि फ़िस्कल पॉलिसी का जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का टारगेट होता है वो अचीव करते हैं। सो वी हैव फुल एम्प्लॉयमेंट इन इन्फ्लेशनरी गैप एंड वी हैव द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द डिफ्लेशनरी गैप। ऑन द कंक्लूजन आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अचीव की जा सकती है बाय रिमूविंग और कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, या फ्लक्चुएशंस इन नेशनल इनकम और फ्लक्चुएशन इन एम्प्लॉयमेंट जो है वो चेकआउट की जा सकती हैं, ताकि इकॉनमी जो है वो एक स्मूथ पाथ पर जो है वो मूव कर सके। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच।